हालांकि आज हमने आपको पढ़ाया था पार्ट दो, पार्ट एक साइंस के विज्ञान भारती क्लास 8 की। आज हम उसी बुक का दूसरा लेसन लेके आए हैं। तो पार्ट दो नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो आज हम जान पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुएं मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं कौन कौन सी हैं और मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है। संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक के प्रकार एवं गुण और कांच, मृतक मृतिका एवं उसके उपयोग और साबुन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यूनिफॉर्म पहनकर हम स्कूल जाते उसे किसने बनाया होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े यूनिफॉर्म पहनकर आप जो स्कूल ड्रेस पहनकर मतलब स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया होगा। कपड़ा बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों के मशीनों द्वारा मनुष्य ने बनाया है। मतलब कपड़ा जो है बड़ी बड़ी मिलों मतलब कि कंपनियों द्वारा मनुष्यों ने बनाया है। अपने माता पिता इसे खरीद कर दर्जी के से आपके लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। इस प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाए हैं। मतलब हमारी जरूरत की जो भी चीजें हैं वह मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं कारखाने में किसी न किसी मनुष्य द्वारा और कारीगरों द्वारा। कागज की लुगदी से कागज, रबड़ के पौधों से मुलायम रबड़, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे से लकड़ी या प्लास्टिक से पत्ती आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। मतलब रबड़, ग्रेफाइट, पेंसिल, लोहा, लकड़ी जो सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं ये किन द्वारा बनाई जाती है, मानव निर्मित द्वारा। मतलब है मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। गांव कस्बे में रहने वाले किसान अपने कृषि मतलब जो गांव में किसान रहते हैं वह खेती के दौरान जो चीजें उपयोग करते हैं, जैसे गांव कस्बे में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि आदि की जो चीजें उपयोग करते हैं यह सब बाजार में लोहार के द्वारा खरीद कर बनाए जाते हैं। इससे मनुष्य ही बनाते हैं और इसे मनुष्य ही बनाते हैं। ये सभी मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोग की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। मतलब प्राकृतिक वस्तु जिन्हें हम बना नहीं सकते हैं, मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाई ना गई। ठीक है, तो वह प्राकृतिक वस्तु कहलाती हैं। मकान मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, गाड़ी मनुष्य ने बनाई है, साइकिल मनुष्यों के द्वारा, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि क्या प्राकृतिक है। मतलब कि क्या साइकिल प्राकृतिक है? नहीं, यह सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। यह सभी कैसी वस्तुएं हैं? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब आइए मानव निर्मित वस्तुओं के उपयोग। हम समझेंगे मानव निर्मित वस्तुओं के उपयोग क्या क्या है। प्रकृति से हमें अनेक प्राप्त साधन हैं जिन्हें मानव निर्मित वस्तु की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? मतलब प्राकृतिक से हमें अनेक साधन प्राप्त हैं फिर भी मानव मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं की आवश्यकता हमें पड़ती जा रही है। ऐसा क्यों? जबकि प्रकृति से ऐसी बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, संसाधन प्राप्त हुए हैं, हमें उनके बावजूद भी मनुष्यों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती जाती है। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। मतलब आदिकाल मतलब पुराने समय में मनुष्य की जब प्रारंभ हुआ था
तो उस समय मनुष्य की आवश्यकता क्या थी? सीमित थी, मतलब ज्यादा डिमांड नहीं। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्तर पर निर्भर था, मतलब उनका जीवन जो था सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक वृद्धि के कारण मनुष्यों की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ किया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास हो गया। मनुष्यों की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास हैं। मनुष्य मतलब आदमियों की प्रमुख आवश्यकताएं क्या थी? भोजन और आवास है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? और जो यह वस्तु है, इनकी पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? नहीं। आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं की चर्चा करते हैं। मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो प्रमुख आवश्यकताओं की चीज है, भोजन हो गया, वस्त्र, कपड़े हो गए और रहने के लिए मकानों की जरूरत हो, उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वस्त्र, क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं शरीर को ढकने के लिए कपड़े का उपयोग किया जाता है। हम पैंट, शर्ट, कुर्ती, साड़ी, सलवार, पैजामा, जंघिया, बनियान आदि का उपयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े, स्वेटर, शाल, गार्डन, कंबल, लोई आदि का उपयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? सूती वस्त्र कपास के रेशों से, ऊनी वस्त्र भेड़ों के बाल से या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। आजकल मनुष्य नायाल, टेलिलीन, ड्रॉकॉन आदि प्लास्टिक प्लास्टर धारकों से बने वस्त्रों का अत्यधिक प्रयोग कर रहा है। मतलब अब इस समय मनुष्य प्लास्टिक से बने अधिकतर वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है। जैसे धागे संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं और ये धागे संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। इन धागों से निर्मित अधिकतर वस्त्र टिकाऊ होते हैं। अब आते भवन निर्माण। अपने आसपास अनेक भवन बनते हुए देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? भवन निर्माण में प्राय ईंट, पत्थर, लोहे के गार्डर, सरिया, सीमेंट, मोरम, बालू तथा मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मतलब मकान बनाने में आप सोचिए क्या क्या चीजें उपयोग किया जाए। मकान बनाने के लिए ईंटें भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, लोहा और सरिया तथा गार्डर भी हुआ करते हैं जो जिसमें पत्थर रखे जाते हैं, और सीमेंट। ये सारी चीजें मानव द्वारा निर्मित हैं। सीमेंट से दीवार की ढलाई की जाती है। प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। जो कि सीमेंट से बने होते हैं, उन्हें मजबूती के लिए कितने दिन तक? कुछ दिनों तक, मतलब कम से कम 7 दिनों तक हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे प्लास्टर क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। आइए कुछ और भी जाने। तो पानी से लगातार सीमेंट में सुई के समान एक रबे क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुंथ कर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। मतलब कि सीमेंट में कम से कम 1 सप्ताह तक पानी छिड़कना चाहिए, जिससे वह मजबूती हो जाती है। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव होना आवश्यक है। यदि ऐसा न किया जाए तो रासायनिक प्रक्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमजोर हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मकान क्या होंगे? कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि सीमेंट की रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वह 1 हफ्ते में धीरे धीरे पूरी होती है। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की बाहरी सतह पहले सूखती है तथा भीतरी सतह बाद में सूखती है। यदि ऐसा न हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जलवाष्प बाहर निकलने के लिए प्राय पहले
सूख चुकी बाहरी परत में दरार, मतलब जो भीतरी पहले क्या होगा, बाहरी परत सूखेगी अगर आप पानी के छिड़काव नहीं करेंगे। बाद में अंदरी, तो अंदरी परत की जो ऊष्मा हो बाहर निकलेगी, क्या करेगी, सूखी परत में क्या करेगी, दरार उत्पन्न कर देगी। घरेलू कार्य: स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई बुनाई आदि घरेलू कार्य हैं। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग आने वाली मानव निर्मित वस्तुओं के नाम तालिका में दिए गए हैं। तो कपड़े हम धोते हैं रोज, साबुन, डिटर्जेंट आदि, बाल्टी, टब आदि का उपयोग करता है। साबुन से कपड़े धुले जाते हैं, बाल्टी में हम पानी भरते हैं। भोजन पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हो, सिलाई करने के लिए मशीन की, घर की सजावट के लिए सजावट के सामान, और बुनाई के लिए कपड़े या रेशम की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीजें मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातु से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं जिनका दैनिक जीवन के कार्यों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अब आते हैं कृषि कार्य। क्या आप जानते हैं किसान कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करते हैं। खेत जोतने के लिए, फसल काटने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मेड़ बनाने के लिए, मड़ाई और मेड़ बनाए आदि कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। मतलब खेती में लिए आप खेती करने जाते हो तो फसल जब काटना हो तो उसमें हंसिया, और मेड़ बनाना होता तो खुरपी, कुदाल, गुड़ाई, चारा काटने के लिए, सारी चीजों के लिए हमें किसका, मानव निर्मित वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है। और ये सारी चीजें हैं मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब आते हैं औषधि में। बीमार पड़ने पर आमतौर पर औषधि का उपयोग करते हैं। मानव प्राकृतिक में उपलब्ध पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी से निर्मित औषधि को का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा। आजकल अनेक रोगों संबंधी औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों को से भी किया जाने लगा है। ऐसे असाध्य रोग जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की एंटीबायोटिक दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक डॉक्टर की सलाह अवश्य आवश्यक है। परामर्श के बिना किसी भी औषधि का उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि वैद्य लोग करते थे जो औषधि का उपयोग करते थे, जो प्राकृतिक द्वारा पेड़ पौधे से प्राप्त होते थे। और आजकल तो अब जनरेशन बदल गया, जिससे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। इससे विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या किया गया, दवाइयों को उन्हीं के द्वारा बना लिया गया, मतलब कि अंग्रेजी द्वारा बना लिया गया, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दवाई को बना लिया गया, जिसमें अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि की दवा इस युग में निर्मित हो गए हैं। पहले क्या होता था, औषधि मिला करती जड़ी बूटी। अब अब किसी भी दवाई को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक हो गया है। परामर्श मतलब बिना डॉक्टर से आप सलाह ले अगर कोई दवाई लेते हैं तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब आते हैं संश्लेषित रेशे। नयाल, प्लास्टिक, रेकॉर्ड आदि मानव निर्मित रेशे। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणु वाले बहुलक यौगिक हैं। सूती रेशे में नायलॉन, प्लास्टिकर, टेरिलीन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन करें। नायलॉन, प्लास्टिक, टेरिलीन आदि से बने सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। इन्हें बारी बारी से फाड़ने का प्रयास करें। सूती कपड़ों को हाथ से फाड़ा जा सकता है, जबकि नायलॉन, प्लास्टिक, टेरिलीन रेशों के कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन है। मतलब जो सूती कपड़े होते हैं आप हाथ से फाड़ सकते हैं, और जबकि नायलॉन और प्लास्टिक के जो कपड़े हैं उन्हें आप हाथों से फाड़ नहीं सकते, ये बहुत मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। इस प्रकार इन वस्त्रों में पानी से भिगोने पर नायलॉन, प्लास्टिक या टेरिलीन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र देर में सूखते हैं। और जो प्लास्टिक के जो कपड़े बनते हैं, नायलॉन के और प्लास्टिक के, जो ये कपड़े क्या होते हैं, पानी से भिगोने पर क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, और जबकि सूती वस्त्र जो होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते। अब आते हैं प्लास्टिक।
हमारे दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जैसे बाल्टी, मग, दांत साफ करने का ब्रश आदि वस्तु प्लास्टिक से बनी हो सकती हैं। यह प्लास्टिक क्या है? आइए अब हम समझते हैं कि यह प्लास्टिक क्या है। रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन या उसके विघटन आदि के उच्च अणुभार को बहुलक प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिकों के सामान में आपको भिन्नता दिखाई देती है। कुछ प्लास्टिक की वस्तु गर्म करने पर तुरंत आसानी से गर्म हो जाती है, जबकि कुछ ऊष्मा का प्रभाव कुछ में कम पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पानी पर पिघल जाती है, जबकि कुकर के हैंडल में लगा प्लास्टिक आसानी से नहीं पिघलता। प्लास्टिक कठोरता और गलनांक के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब प्लास्टिक के उपयोग और उनके गलनांक के आधार पर, मतलब वो कौन सा प्लास्टिक जल्दी गल जाता है, कौन सा कम गलता है, इसे दो भागों में बांटा गया है। अब आते हैं थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक जो होता है, यह गर्म करने पर तुरंत मुलायम हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है गर्म करने पर तुरंत मुलायम हो जाता है। जब इन्हें ठंडा किया जाता है तब एक कड़े हो जाते हैं, और जब ये थर्मोप्लास्टिक को ठंडा किया जाता है तो क्या हो जाते हैं? कड़े हो जाते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराई जा सकती है। इसी कारण थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रण करके इसे उपयोग में लाया जा सकता इसको थर्मोप्लास्टिक को दोबारा भी उपयोग में लाया जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीलाइन, वाइलिन क्लोराइड, पीवीसी आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। पीवीसी आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अब आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर एवं खुरदुरे हो जाते हैं। मतलब ये थर्मोकोल प्लास्टिक जो है, ये गर्म करने पर मुलायम तो हो जाता है, पर इसे अगर ठंड करेंगे तो कठोर और खुरदुरा हो जाएगा। इन्हें हम गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता। बेकेलाइट एवं थर्मोसिंक प्लास्टिक को दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका पुनः चक्रण संभव नहीं है। मतलब थर्मोप्लास्टिक जो है, थर्मोसेटिंग, इस प्लास्टिक को हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते और ना ही इसका पुनः दोबारा से इसका निर्माण कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोग से कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियों में टिकियों के पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्साओं के दस्ताने और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा के, मतलब जो प्लास्टिक है इनका उपयोग स्वास्थ्य मतलब कि मेडिकल चीजों में, अस्पतालों में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है दवाइयों बनाने में। जैसे इस उपयोग कैसे किया जाता है? दवाइयों को पैक करने में जो आता है वही प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और जिस प्लास्टिक के सिरिंज बनती है, इंजेक्शन जिसे कहते हो कि कौन सा प्लास्टिक उसमें होता है? थर्मोसेटिंग। और जो घाव सीने के लिए धागा आता है उसे भी, जो सिरिंज आती है उसमें भी, और जो जिसमें जो बोतल चढ़ा करती है, जो दवाइयाँ आती हैं प्लास्टिक में पैक होकर, वो भी कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं। यह भोजन पकाने के पात्र पर न चिपकने वाली परत पर लगने के काम आता है। मतलब टेफ्लॉन एक जो ऐसा प्लास्टिक है जो इसमें तेल भी नहीं चिपकता और ना ही जल चिपकता है। और यह कहाँ लगाया जाता है? जो भोजन, जिसमें भोजन पकाया जाता है उन बर्तनों में लगाया जाता है, और जो चीजें चिपकती नहीं उनमें भी लगाया जाता है।
है और उनमें भी लगाया जाता है। प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक और पर्यावरण, हम जब जब हम बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपटी हुई वस्तु मिलती है। यह एक कारण है। हमारे घरों में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता रहता है। यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। मतलब कि प्लास्टिक जो है वह हम तो बहुत ही उपयोग करते हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। जैसे पॉलीथीन में जब हम बाजार से कुछ सामान लाते हैं तो पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक में की थैली में ही लाते हैं और यह कचरा हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है और ये प्लास्टिक का कचरा जो है कूड़ेदान में चला जाता है और प्लास्टिक नष्ट न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। पदार्थ जो प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा विघटित हो जाता है वैसे निम्नवर्गीय कहलाता है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते जैसे अनियमिकरण कहलाता है। तालिका 2.3 देखिए, तालिका 2.3 में स्पष्ट है प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष मतलब प्लास्टिक जो उसे गलने में कई वर्ष लगते हैं। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसका अतिरिक्त इसको जलाने पर यह भारी मात्रा में विषैले धुआं उपस्थित या वायु वातावरण को प्रदूषित करता है। मतलब ये मनमानव द्वारा जो प्लास्टिक उपयोग किया जाता है ये नुकसानदायक है। ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। मतलब अगर इसे जलाओगे तो यह बहुत विषैला धुआं देता है जिससे क्या होता है वातावरण प्रदूषित होता है। आते हैं तालिका 2.3 में दिया गया है कि अपशिष्ट पदार्थ मतलब किन जो चीजें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो कितने समय में कौन सा पदार्थ नष्ट हो जाता है। जैसे सब्जी और फल के छिलके और बचा हुआ भोजन यह 1 से 2 सप्ताह में मिट्टी में बदल जाता है। कागज जो 10 से 30 दिन में, सूती कपड़ा 2 से 5 महीने के अंदर, लकड़ी जो 10 से 15 वर्ष के भीतर मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है मतलब मिल जाती है। ऊनी वस्तु लगभग 1 वर्ष का टाइम लेते हैं। टीन एल्यूमिनियम और धातु डिब्बे 100 से 500 वर्ष और प्लास्टिक थैलियाँ जो हैं कई वर्षों में समाप्त होती हैं। अब आते हैं प्लास्टिक के उपयोग। आप जानते हैं दैनिक जीवन में प्लास्टिक के क्या क्या उपयोग हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग हम पॉलीथीन जैसे थैली, न टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में करते हैं। कार एवं ट्रकों की खिड़कियां बनाने में करते हैं। रस्सी एवं रेशे मजबूत और पाइप बनाने में करते हैं। पैकिंग के संचालक जो पैकिंग होती है और उसके खिलौने बनाने में भी करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं और बिजली के जो प्लग होते हैं उनको बनाने में करते हैं और अनाज के बर्तन और उष्मारोधी को परत चढ़ाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो यह आपको याद कर लेना है प्लास्टिक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का उदाहरण है जो समान उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों के काम आता है। कुछ और भी जाने। वर्तमान युग में प्लास्टिक की आवश्यकता है। कोई इसे अछूत नहीं है मतलब प्लास्टिक से कोई दूर नहीं है। प्लास्टिक क्या है एक वर्तमान जीवन में आवश्यकता है। टेलीफोन पॉली टेलाफ्लोर इथिलीन एक पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत छोटा होता है मतलब इसका गलनांक बहुत यह है अज्वलनशील है। इसके गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं को परत चढ़ाने में किया जाता है मतलब यह अज्वलनशील है और इसका प्रयोग वस्तुओं में परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। चेतावनी प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। मतलब प्लास्टिक जो है हमारे जीवन में उपयोगी तो है पर इसका दुरुपयोग बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। इससे क्या होता है वायुमंडल में पर्यावरण दूषित होता है। वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित करता है। पॉलीथीन की थैलियों से बची हुई
खाद्य सामग्री प्राय खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है, जिसे जानवर खाकर बीमार हो जाते हैं। और जैसे प्लास्टिक जो होता है उसे हम क्या करते हैं, यूज करने के बाद फेंक देते हैं। और जो जानवर होते हैं, पहले गाय वाय जैसे होते हैं, सब इसे क्या होकर खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव, प्लास्टिक जो होता है उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह सड़ गल कर नष्ट नहीं हो पाती। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियों को आदि को यंत्र पर या तत्र फेंकने पर ये सीवर लाइन और नाली में फंस कर पानी के प्रवाह को रोक देते हैं। पानी एक ही स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता है, अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का उपयोग कर इसे दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। मतलब पॉलीथीन का उपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें। अब आते हैं कांच। दिए गए अवलोकन, दिए गए 2.2 के चित्र में, मतलब यह जो चित्र दिया गया है इसे देखकर अवलोकन करें। इसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं के निर्माण में अधिकांशतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेकों रूपों में किया गया है। इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र लेंस के निर्माण में किया जाता है। कांच कोई यौगिक नहीं है। कांच धातुओं को सिलिकेटों का विलयन मिश्रण होता है। कांच साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। कांच का कोई गलनांक, कांच मतलब गलाया नहीं जा सकता, उसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती है। अब आते हैं, कांच जो है गर्म करने पर क्या हो जाता है, नम हो जाता है और द्रव में बदल कर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चितता नहीं होती, इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों के एवं संरचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकार होते हैं। और कांच की इन्हीं गुणों और संरचना, मतलब कांच को ज्यादा अगर गर्म कर देते हैं तो यह पानी की तरह बहने लगता है, यह द्रव में बदल कर बहने लगता है और इसलिए इसे कोई संरचना नहीं होती है। और कांच के इन्हीं गुणों के कारण कांच के इन्हें निम्नलिखित प्रकार में रखा गया है। तो आइए कांच को कितने प्रकार में रखा समझते हैं। तो पहला साधारण या मृदुल कांच, मतलब जो कांच आसानी से टूट जाए, साधारण, बिल्कुल साधारण हो। यह सोडियम मृदुल मतलब कमजोर। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर तथा सिलिका से मिलाकर बनाया जाता है। जो साधारण मृदुल कांच है यह सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर के सिलिका से मिलकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। जो साधारण कांच होता है इसका उपयोग आमतौर पर आसानी से टूट जाता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बोतल बनाने में, खिड़की और शीशे बनाने में किया जाता है। अब कठोर कांच, अब कठोर कांच समझते हैं। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि प्रयोगशाला के उपकरणों के लिए उपकरण बनाने के लिए मतलब कठोर कांच जो होता है इसके उपयोग जो है अधिकतर किसमें किया जाता है, प्रयोगशाला के यंत्रों बनाने में। जैसे कि वैज्ञानिक जहाँ रहते हैं वहाँ प्रयोगशाला के लेबोरेटरी रखने होते, उसको बनाने में किया जाता है। अब आते हैं फिल्डन या प्रकाशीय कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बेरिक एसिड और सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रिज्म, प्रकाशीय यंत्र, लेंस बनाने के, मतलब जो जैसे उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, ये सारी चीजें ये बनाने के लिए हम किस कार्य प्रकाशीय कांच का उपयोग करते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मे के लेंस भी फिल्म फिल्म कांच के होते हैं। फिल्म कांच के होते हैं, फिल्टन कांच के होते हैं। अब आते हैं, समझते हैं आगे और कुछ भी जाने। अब आते हैं धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं।
धूप के चश्मे आंखों की सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं और इसमें सीरियम ऑक्साइड मिला होता है जिससे वह स्थापित रूप में रंगहीन हो जाता है। धूप के चश्मे आंखों को राहत देते हैं लेकिन धूप की छाया से आने पर यह साफ दिखाई देने का अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोम कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर चांदी या आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंस को गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर का आयोडाइड पुनः संयोजित कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। स्थानीय रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल में भट्टी को गर्म करके पहले उसमें धात्विक धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग तथा क्रोमिक ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूपारस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। क्या आप अब कांच से बनी रंगीन वस्तुओं जैसे चूड़ियों को बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप कांच से बनी हुई वस्तुओं को बनाने का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मृत्तिका किसे कहते हैं? मृत्तिका, अब इसे समझते हैं। मृत्तिका जो होता है वो मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं। भ्रमण पर जाकर जब कुम्हार द्वारा बनाए गए कच्चे पकाए हुए मिट्टी के बर्तन आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करता है। मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार एक मिट्टी का उपयोग करता है जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। यह गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा बनाया जाता है। पहले कच्चे बर्तन में मतलब पहले मिट्टी के बर्तन कच्चे बनाए जाते हैं, फिर उसको उच्च ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है और फिर इन्हीं बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। अब आते हैं, आप चित्र संख्या 2 में देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन कुम्हार कैसे बनाता है। चिकनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृत्तिका है। इसे चिकनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतली, घड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। तो चिकनी मिट्टी जो होती है इससे कप प्लेट भी बनाए जाते हैं। घड़ियों में जो स्पार्क प्लग लगा होता है और बिजली के जो फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं सब काहे के बनाए जाते हैं? चिकनी मिट्टी के। और चिकनी मिट्टी प्लाट पर कैसे होती है? अग्नेय चट्टानों के फ्लैश पर खनिज के संरक्षण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी में छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता और कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह चिकनी हो जाती है। पिघले प्लास्टिक की तरह क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है। अब इसे मनचाहे सांचे में ढालकर खिलौना, मूर्ति, बर्तन आदि टाइल्स बनाए जाती हैं। इन्हें आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए बनाते समय मिट्टी को रंगहीन धातु यौगिक में मिलाया जाता है। मतलब इन्हें सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी में कुछ रंगहीन धातु मिला दी जाती है, जैसे कलर मिला दिया जाता है। अब आते हैं, अब जो मिट्टी की वस्तु जो तैयार हो जाती है उसे सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थापित रूप से उच्च ताप पर पकाया जाता है। फिर वस्तुओं को इस प्रकार वस्तुओं सरंध्र होती हैं। इन पर अन्य रासायनिक जैसे लेड ऑक्साइड अथवा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया कर और अधिक गर्म किया जाता है, जिसके ऊपर का लेप पिघलाकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जलरोधक बना देते हैं। मतलब इस मिट्टी की परत चढ़ाकर क्या किया जाता है? छिद्रों को इससे ढक दिया जाता है और जिससे क्या होता है? जल का रिसाव नहीं होता और इसे जलरोधक बना देते हैं। अब आते हैं, साबुन क्या है? कुछ साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे त्वचा के रोगी अधिकांश जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में
कार्बोलिक अम्ल, गंध, नीम का तेल आदि मिले होते हैं। रासायनिक रूप से ये साबुन उच्चवासी अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल पारंपरिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जो सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इन वनस्पति तेल द्वारा बनाया जाता है। इनमें जो कुछ साबुन होते हैं उन्हें हम त्वचा रोगियों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे जिसमें नीम का तेल, गंधक, कार्बोलिक अम्ल मिला होता है। ये सारी चीजें मिली होती है, उन्हें हम किसके लिए, त्वचा रोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपमार्जक क्या है? बाजार से जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तब दुकानदार साबुन को जो टिकिया देता है उसे समानता साबुन अंकित नहीं रहता। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। आपने कभी सोचा है कि यह डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। मतलब जब आप अपनी भाषा में समझो, जो आप निरमा साबुन लाते हैं कपड़ा धोने वाले, उसे ही अपमार्जक कहते हैं, जो कठोर जड़ के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़ा धोने में काफी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इन्हें कपड़े अधिक साफ, और जो अपमार्जक इससे कपड़े का होते हैं बहुत ज्यादा साफ होते हैं। अब आते हैं आज क्लास में, हम देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा हमारे चारों जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे आदि किसकी देन है? यह प्राकृतिक वस्तुएं हैं। और जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते, जैसे बर्तन, साइकिल, कार आदि वस्तुएं कैसी हैं? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सूती रेशे और सूती वस्त्र एवं संश्लेषित रेशों से नायार टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आज हमने सीखा कि वस्त्र कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, उनमें बनाने के लिए किस किस चीजों का निर्माण किया जाता है। और हमने सीखा प्लास्टिक को कितने भागों में बांटा गया है और किसके आधार पर, उसके गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को 2 भागों में बांटा गया। और कांच कितने प्रकार के होते हैं और कांच कैसे बनते हैं। अब और हमने सीखा अपमार्जक किसे कहते हैं और साबुन कैसे बनती है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब कल हम मिलते हैं। कल का हमारा अगला लेसन रहेगा पार्ट 3, परमाणुओं की संरचना। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।